सुनील को मंगला का फ्लैट तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कॉल बेल की आवाज़ पर दरवाज़ा खुद मंगला ने खोला। हेलो, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? जादू के जोर से। मैंने आंखें बंद की, सच्चे दिल से तुम्हें याद किया, आंखें खोली तो अपने आप को यहाँ खड़ा पाया। क्या चाहते हो? जीनत अमान से शादी करना चाहता हूँ मेम साहब। शट अप। मेरा मतलब है मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे सिर्फ 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? बताता हूँ, भीतर तो आने दो। मंगला हिचकिचाती हुई सी चौखट पर से हटी। दोनों आमने सामने बैठ गए। तुम अब सजनानी क्या नहीं हो? सुनील बोला। आप ही की मेहरबानी से जनाब। मेरी मेहरबानी? अब इतने भोले मत बनो। तुमने सजनानी से मेरी शिकायत की कि मैंने तुम्हें उसका पता नहीं बताया और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो ये तो तुम्हारी गलती थी ना, तुम्हें बताना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था? उसने मुझे कहा था कि मैं उसको उसका पता किसी को भी ना बताऊं। मेरी डिक्शनरी में किसी को भी नहीं बताऊं का मतलब होता है किसी को भी नहीं बताना। तो इन दैट केस मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई। मुझे सजनानी से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। नौकरी गई तो गई, मुझे क्या नौकरी की परवाह है। मैं तो वहाँ अपना वक्त ही खराब कर रही थी। अच्छा हुआ उस बूढ़े खूसट सिंधी से पीछा छूटा। हुआ क्या था? वो शाम को ऑफिस में आया। पहले उसने मुझे विशालगढ़ से फ़ोन करके बताया था कि वो आ रहा था, मैं ऑफिस में उसका इंतज़ार करूं। ऑफिस बंद होने के बाद भी मैं उसका इंतज़ार करती रही। भुनभुनाता हुआ ऑफिस में पहुंचा और आते ही बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में? हाँ, उसके ऑफिस के बगल में एक और कमरा है ना, जो उसने अपने बेडरूम के रूप में सजाया हुआ है। वो वहाँ वक्त ज़रूरत अपने कुछ कपड़े वगैरह भी रखता है। ओह आई सी। जनाब, जरा परवाह नहीं की उसने इस बात की कि मैं उसके इंतज़ार में अकेले बैठी वहाँ झक मार रही हूँ। बजाय इसके कि वो मुझसे पहले बात करे, बाथरूम में घुस गया आते ही। फिर वो तरोताज़ा होकर नया सूट पहनकर बाहर निकला और लगा मुझ पर बरसने, जैसे कि मैंने तुम्हें या शीला को उसका पता क्यों नहीं बताया, उसे खबर क्यों नहीं की कि तुम दोनों उसे तलाश कर रहे थे। भन्नाई तो मैं भी बैठी हुई थी, मुझे भी ताव आ गया। फिर मैंने भी दो चार खड़ी खड़ी सुना ही दी उसे। जवाब में उसने वही किया जो हर एम्प्लॉयर करता है। और तो कुछ बस का होता नहीं इन लोगों के। तो क्या किया उसने? मुझे कहने लगा तुम्हारी नौकरी खल्लास। मैंने भी कह दिया, भाड़ में गया वो और भाड़ में गई उसकी नौकरी। मैं उसी वक्त वहाँ से उठकर चली आई। बढ़िया किया तुमने। अच्छा ये बताओ कि सजनानी ऑफिस में कितने बजे पहुँचा था? 8:45 बजे। 15 मिनट वो बाथरूम में घुसा रहा था, उसके बाद मेरी उससे तकरार हुई थी। तो वो ऑफिस में सीधा विशालगढ़ से आया था? हाँ, आप कहता तो यही था। मैडम, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई। कहो तो मैं सजनानी से इस बारे में बात करूँ या कहीं और तुम्हारी नौकरी की बात करूँ? नो थैंक्स, मुझे अब नौकरी करनी ही नहीं। तो क्या करोगी? वही जो करने का शुरू से मेरा मन था। क्या? फिल्म स्टार बनने की कोशिश करूँगी। वो तो तुम जब चाहो बन सकती हो। तुम्हारी फिगर, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या किसी फिल्म स्टार से कम है? थैंक यू। गोपीनाथ ने शादी कर ली, तुम्हें मालूम? हाँ जी, मालूम। तुम्हारी भी तो काफ़ी कोर्टशिप चली थी गोपीनाथ से। हाँ, लेकिन बीच में शीला आ गई, उसने मुझे छोड़ दिया। फिर बीच में ये उसकी नई बीवी आ गई तो उसने शीला को भी छोड़ दिया। लेकिन तुम क्या समझते हो गोपीनाथ अपनी बीवी से बंधा रह जाएगा? क्यों नहीं रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। 6 महीने में तलाक ना हो जाए ना तो कहना। अच्छा। हाँ, एक नंबर का हरामी है ये गोपी का बच्चा। 6 महीने से ज़्यादा रोमांस नहीं चलता इसका किसी के साथ। 6 महीने हुए नहीं कि गोपी के नाथ ने नई तलाश शुरू कर दी लड़की की। बाप और बेटा दोनों ही एक नंबर के हरामजादे हैं। सिर्फ उनकी हरामजादियों के किस्सों में कोई फ़र्क नहीं। सुनील हंसा। सुनो, तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ, क्यों? मुझे लिफ्ट दे सकते हो? गाड़ी तो नहीं है मेरे पास। ओह, तो कहाँ जाना था तुम्हें? नटराज स्टूडियो, वहाँ मेरा स्क्रीन टेस्ट है ना। अच्छा चलो, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। कैसे? मेरी टैक्सी नीचे इंतज़ार कर रही है, उसी से मैं तुम्हें नटराज स्टूडियो छोड़ दूँगा पहले। थैंक यू। दोनों टैक्सी में आकर सवार हुए। टैक्सी फिर सड़क पर दौड़ने लगी। सुनील ने टैक्सी ब्लास्ट के ऑफिस के सामने रुकवाई। तब तक मीटर में 32 रुपये बन चुके थे। सुनील ने ड्राइवर को 40 रुपये दिए और कहा, मैडम को नटराज स्टूडियो छोड़कर जाना है। ड्राइवर ने सहमति में सर हिला दिया। सुनील टैक्सी से उतर गया। थैंक यू, मंगला बोली। नेवर माइंड, सुनील ने कहा। टैक्सी आगे बढ़ गई।
सुनील ब्लास्ट के और प्रवेश के द्वार की ओर बढ़ा। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। सुनील टिटका, घूमा। पीछे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल खड़ा था। हेलो, प्रभुदयाल बोला। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह सुबह इधर कैसे आना हो गया? आप ही के दर्शनों के लिए आए जनाब। मेरे? हाँ जी, सुबह सवेरे? जी हाँ, हम आपके घर गए थे, लेकिन आप तो वहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके थे। मुझे मालूम होता कि आप आने वाले हैं तो मैं रुक जाता। कोई बात नहीं, सेवा बताइए। एक केस के सिलसिले में चंद सवालात पूछने हैं। ज़रूर, तशरीफ़ लाइए। सुनील उसे अपने कैबिन में ले गया। आम तौर पर तुम थानेदार को भेजकर मुझे पकड़ कर मंगवा सकते थे प्रभु, आज खुद कैसे आ गए? आज मुझसे सब्र नहीं हुआ, सोचा मैं ही चलूं, जल्दी मुलाकात हो जाएगी। बड़ी कृपा की। सिगरेट? प्रभुदयाल ने इनकार में सर हिला दिया। कभी कभी तो पी ही लेते हो तुम। महीने में एक बार, इत्तेफाक से इस महीने का सिगरेट पहले ही पी लिया। चाय? हाँ, वो चलेगी। सुनील ने चाय मंगवाई। बोलो, क्या किस्सा है? सेसिल होटल में मनोहर लाल नामक एक आदमी का कत्ल हो गया। किसी ने 38 कैलिबर की रिवॉल्वर की एक गोली से उसे शूट कर दिया। कब? कल रात किसी वक्त। अच्छा, तो मेरा उस कत्ल से क्या वास्ता? शायद हो। नहीं, मेरा कुछ नहीं है। तो तुम उस आदमी को जानते हो? नहीं। तुम उसे जानते हो? अरे मैं नहीं जानता। कल रात 8 बजे उसके होटल के रूम में तुम उससे मिलने नहीं गए थे? सुनील सकपका गया। बोलो, गलत कह रहा हूँ? तुम्हें कैसे मालूम? है मालूम। ऐसी बातें मालूम करने के हमारे अपने तरीके होते हैं, जिन्हें हम किसी पर जाहिर करना पसंद नहीं करते। ऐसी? हाँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुनील ने बड़े गंभीर भाव से सिगरेट का कश लगाया। जो सवाल मैं तुमसे इतनी शराफत से यहाँ आकर पूछ रहा हूँ, वो मैं तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर तलब करके ऐसे तरीके से भी पूछ सकता था जो तुम्हें बड़ा नागवार गुजरता। मैं कल मनोहर लाल से मिला था। किस सिलसिले में? वो एक दोस्त के प्रतिनिधि के रूप में उसके कुछ व्यापारिक बातचीत करने के लिए। कौन दोस्त? सजनानी। कन्हैया लाल सजनानी, वो मुगल बाग वाला? हाँ। वो खुद क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि वो राजनगर में नहीं था। कहाँ था वो? विशालगढ़ में। लेकिन वो तो कल राजनगर में था, वो भी मनोहर लाल से मिलने गया था। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रभुदयाल ने उसकी हैरानी की कोई परवाह नहीं की। वो बोला, एक लड़की थी तुम्हारे साथ टैक्सी में अभी। कौन थी? जी, मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड होने के अलावा और क्या है वो? सुनील ने असहाय भाव से प्रभुदयाल की तरफ देखा। बोला, उसका नाम मंगला है। कमर्शियल स्ट्रीट की 14 नंबर इमारत के फ्लैट में रहती है। पहले वो सजनानी की सेक्रेटरी थी, हाल फिलहाल ही उसने नौकरी छोड़ी है। जाहिर है इस जानकारी का कत्ल से कोई रिश्ता नहीं। कैसे जाहिर है? क्योंकि अगर कोई रिश्ता होता तो तुम मुझे इतनी आसानी से सब कुछ ना बता देते। तुम पहले 1000 तरह के टालम टोल करते और फिर मजबूरन कुछ कह कर देते। मैं एक नेक शहरी होने के नाते पुलिस को अपना पूरा सहयोग दे रहा हूँ। हो शुक्रिया। अब लगे हाथ तो ये भी बता दो, आज सुबह अपने फ्लैट से निकलने और अभी अभी यहाँ पहुँचने के बीच तुम कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया था। गए तो तुम कहीं ज़रूर थे, क्योंकि सीधे तो तुम यहाँ आए नहीं। सीधे आए होते तो अब से बहुत पहले यहाँ पहुँच चुके होते। मैं कहाँ कहाँ गया था ये मैं पुलिस को बताना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन पुलिस के लिए ये जान लेना मामूली काम है। अच्छा, कौन सा मंत्र फेरोगे? मंत्र फेरने की कोई ज़रूरत नहीं। इत्तेफाक से तुम्हारी टैक्सी के मीटर पर मेरी निगाह पड़ गई थी। उस वक्त मीटर 32 रुपये दिखा रहा था। इसका मतलब उसी टैक्सी पर तुम काफ़ी जगह गए थे। इसके आगे मतलब है कि अपने फ्लैट से निकलते ही तुम उस टैक्सी पर सवार हो गए थे। मैंने उस टैक्सी का नंबर नोट कर लिया है। मैं उसके ड्राइवर को पुलिस हेडक्वार्टर में तलब करके बड़ी सहूलियत से मालूम कर सकता हूँ कि वो तुमको कहाँ कहाँ लेकर गया था। मान गए गुरु। प्रभुदयाल के चेहरे के गंभीर भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। अपने घर से सजनानी की तलाश में निकला था और उसी की तलाश के सिलसिले में 3-4 जगह गया था। मिला वो? नहीं। उसे क्यों तलाश रहे थे? मैं उसे बताना चाहता था कि मनोहर लाल का कत्ल हो गया। तुमको कैसे कत्ल की खबर लगी? वो अर्जुन ने घटनास्थल से मुझे फ़ोन किया था। अर्जुन का फ़ोन आते ही तुम मनोहर लाल के कत्ल की खबर सजनानी को देने को दौड़ पड़े?
हाँ, क्यों? भाई, व्यावसायिक वार्तालाप में सजनानी की तरफ से मनोहर लाल से मैंने बातचीत की थी कल। मनोहर लाल की मौत से उस पर बहुत असर पड़ सकता था। तुम्हें उम्मीद है कि सजनानी तुमसे संपर्क स्थापित करेगा? हाँ, अगर ऐसा हो तो उसे ये कहना ना भूलना कि पुलिस भी उससे बात करना चाहती है। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तुम्हारी जानकारी में सजनानी के पास कोई रिवॉल्वर है? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुमसे वो बात पूछता हूँ जिस बारे में तुम्हें कुछ मालूम है, या यूँ कहो जिस बारे में सिर्फ तुम्हें ही कुछ मालूम है। हाँ, पूछो। कल रात तुम होटल सेसिल गए थे? हाँ, मैं पहले कह तो चुका हूँ ना कि मनोहर लाल से मिलने मैं वहाँ गया था। लेकिन उससे मिल चुकने के बाद तो तुम फ़ौरन वहाँ से रवाना नहीं हुए थे। तुम होटल के पिछवाड़े में गए थे। वहाँ पिछवाड़े की लोहे की सीढ़ियों से एक युवती नीचे उतरी थी, जिसे तुमने अपनी कार में बिठाया और साथ लेकर गए थे। अब देखो, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास चश्मदीद गवाही है। अच्छा? हाँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा हुआ हो सकता है कि फिर किसी डैमसेल इन डिस्ट्रेस की फरियाद सुनकर तुम अपना कोई टिपिकली सुनीलियन करतब दिखाने वहाँ पहुँच गए हो? क्या मतलब? शायद तुम्हारी किसी परिचित युवती ने होटल में मनोहर लाल का कत्ल कर दिया हो, फिर तुम्हें फ़ोन करके कहा हो, सुनील भगवान जल्दी आ जा, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई। तुमने पूछा हो कैसी मुसीबत, तो उसने बताया हो कि मनोहर लाल का उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और उससे डराने के लिए मनोहर लाल ने रिवॉल्वर तान दी। फिर मनोहर लाल उस पर झपट पड़ा, दोनों में छीना झपटी होने लगी, और इसी छीना झपटी के दौरान एक जोर के धमाके की आवाज़ हुई, और अगले ही क्षण देखते देखते हैरान मनोहर लाल फर्श पर गिर गया, छाती से खून बह निकला। फिर शायद तुम उसे ये राय दी हो कि होटल के सामने वाले दरवाजे से वहाँ से कूच करने के बजाय पिछवाड़े वाले रास्ते से निकल जाओ। तब उसे वहाँ से निकालने के लिए तुम भी कार लेकर पिछवाड़े पहुँच गए हैं। क्या नॉनसेंस बोल रहे हो तुम? चलो, नॉनसेंस ही सही, लेकिन ऐसी नॉनसेंस की मुझे तुमसे हमेशा उम्मीद ही रहती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पक्की बात? हाँ। मनोहर लाल के कत्ल से संबंधित कोई और बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो? नहीं। प्रभुदयाल ने गहरी सांस ली और फिर उठ खड़ा हुआ। ओके, फिर मिलूँगा तुमसे। हाँ, ज़रूर मिलना। और हाँ, सजनानी को बताना मत भूलना, उसे पुलिस से संपर्क स्थापित करना है। नहीं भूलूँगा। और जिस लड़की को तुमने होटल के पिछवाड़े से लिफ्ट दी थी ना, उसके बारे में तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। चलो, फ़िलहाल तुम्हारा ये जवाब मुझे कबूल है। इसलिए कबूल है क्योंकि अभी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि जिस आदमी ने होटल के पिछवाड़े में लड़की को लिफ्ट दी थी वो तुम थे। यानी कि तुम्हारा वो कथित चश्मदीद गवाह उस आदमी को पहचान नहीं पाया? हाँ, वो आदमी कार के अंदर था इसलिए, लेकिन लड़की को उसने साफ पहचाना था। कौन थी वो लड़की? अभी हमें नहीं मालूम हो सका, तलाश जारी है। सुनील खामोश हो गया। प्रभुदयाल ने सुनील से हाथ मिलाया और वहाँ से विदा हो गया। उसके थोड़ी ही देर बाद सुनील भी अपने कैबिन से बाहर निकला। बच गए तुम? रेणु बोली। क्या मतलब? पकड़ कर जो नहीं ले गया वो थानेदार तुम्हें। अरे, मुझे क्यों पकड़ता वो? कुछ तो किया ही होगा तुमने, वरना वो क्यों आता यहाँ पर? वो ऐसे ही मुझसे मिलने आया था। फिर क्या हुआ? शायद उसने तुम्हें सड़क पर पकड़ा हो और तुमने रोकर गिड़गिड़ा कर उसे दरख्वास्त की हो कि हुजूर माई बाप, मेरे दफ्तर की मेज़ के दराज में मेरी बीड़ी का बंडल रह गया है, मुझे वो लेकर आ जाने दो। बेचारा थानेदार पिघल गया होगा। फिर वो मुझे छोड़कर क्यों गया? ज़्यादा ही पिघल गया होगा ना? तुम्हारा दिमाग खराब है। अब तो ये बता दो कि अब तुमने क्या था? भाई, मैं जिस लड़की को भगा कर ले जाने वाला था ना, उसके बाप ने मेरी रिपोर्ट कर दी थी। मुझे भगा कर ले जाने की सोचते तो ऐसा खतरा तो कभी ना होता। क्यों, तेरा बाप रिपोर्ट नहीं करता? मेरा बाप ही नहीं है, यानी कि यतीम हो। हाफ माँ है। अगर मैं तुम्हें भगा कर ले गया ना तो तुम्हारी इकलौती माँ का क्या होगा? सुनो, भगा कर ज़्यादा दूर मत ले जाना। ओके, सोचूंगा। तो मैं अपना सूटकेस तैयार कर लूँ? हाँ, कर लो। सुनील इमारत से बाहर निकला। नीचे से स्कूटर खड़ा करता अर्जुन मिल गया। कत्ल की क्या खबर है? अभी तो कोई खबर नहीं गुरुजी। ये मालूम हुआ कि कत्ल किस वक्त हुआ था।
सही वक्त तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा ना। वैसे लाश की हालत ये बता रही थी कि कत्ल पिछली रात को किसी वक्त हुआ था। तो तुम वहाँ पर अब तक कर क्या रहे थे? अभी जो कुछ नहीं कर रहा, ऊपर जा रहा हूँ। ज़रूर। अर्जुन ने चाबी उसे थमा दी। सुनील ने स्कूटर को चालू किया, फिर उस पर सवार होकर वहाँ से रवाना ही होने वाला था कि अर्जुन बोला, गुरुजी 2 लीटर पेट्रोल डलवा देना। क्यों? पेट्रोल नहीं है इसमें? वो पेट्रोल तो है, लेकिन क्या? चंदा। अच्छी बात है। सुनील विक्रमपुरे पहुंचा। मनोरमा घर पर मौजूद थी। मैं तुम्हें एक निहायत ज़रूरी बात बताने के लिए आया हूँ, सुनील वहाँ पहुँचते हुए बोला। क्या? सजनानी का कहीं पता नहीं लग रहा है। हो सकता है वो तुमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो तो तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस? हाँ, लेकिन उससे कहना कि वो केवल पहले मुझसे संपर्क स्थापित करे। लेकिन सजनानी साहब भला मुझसे संपर्क क्यों स्थापित करेंगे? क्योंकि वो तुमसे शर्मिंदा है, मंगला की वजह से शर्मिंदा है। मैंने उसे बताया था कि तुम 2 बार उससे मिलने आई थी, लेकिन मंगला ने जानबूझकर तुम्हें उससे मिलने नहीं दिया था। ओह, और तुम्हारी जानकारी के लिए सजनानी ने मंगला को नौकरी से निकाल दिया है। तो अब ऑफिस कौन देख रहा है? कोई भी नहीं, ऑफिस पे ताला लगा हुआ है। लेकिन सजनानी साहब का काम तो प्राइवेट सेक्रेटरी के बिना चलने वाला नहीं। फ़िलहाल उसने कोई नई सेक्रेटरी नहीं रखी है, वो खुद गायब है। दफ्तर आएगा तो कोई इंतज़ाम करेगा ना। लेकिन उसका काम का तो बहुत हर्जा हो रहा होगा। सुनील, मैं वहाँ जा रही हूँ। कहाँ? सजनानी साहब के ऑफिस में। जब तक वे कोई नया इंतज़ाम नहीं कर लेते, मैं उनका ऑफिस देखूंगी। लेकिन तुम? सुनील उसके फूले पेट पर एक गुप्त निगाह डालता हुआ बोला। तुम जा सकोगी? अभी बेबी के आने में 3 महीने हैं। वो उसकी निगाह का मतलब समझकर संकोचपूर्ण स्वर में बोली। मैं कुछ दिन तो जा सकती हूँ ना, तब तक सजनानी साहब कोई और इंतज़ाम कर लेंगे। ओके, जैसा तुम मुनासिब समझो। चलो, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। अभी मुझे तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं टैक्सी बुला लूँगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ। सुनील वहाँ से विदा हो गया। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर उसने स्कूटर रोका। उसने स्कूटर का ढक्कन खोला। टंकी लगभग फुल थी। इसमें 2 लीटर पेट्रोल आ जाएगा? सुनील ने पंप के कर्मचारी से पूछा। कर्मचारी ने टंकी में झाँका और फिर इंकार में सर हिला दिया। अच्छा, जितना आता है डाल दो, ऊपर तक भर दो। 1.5 लीटर में टंकी इतनी भर गई कि ढक्कन लगाते समय पेट्रोल बाहर लीक कर रहा था। वो वापस ब्लास के ऑफिस में पहुंचा। उसने चपरासी के हाथ स्कूटर की चाबी अर्जुन को भिजवा दी और अपने कैबिन में जा पहुंचा। तुरंत फ़ोन की घंटी बजी। सुनील? दूसरी ओर से किसी ने सावधानी से पूछा। हाँ, कौन? मैं सजनानी बोल रहा हूँ। सजनानी? कहाँ हो तुम? नेवर माइंड दैट। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो साईं। हाँ हाँ, बोलो। हो सकता है मनोहर लाल की जान लेने वाली गोली शीला ने चलाई हो। शायद आत्मरक्षा के लिए मजबूर होकर उसे गोली चलानी पड़ी हो। मैं उस लड़की को किसी बखेड़े में फंसने से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं गायब हूँ और चाहता हूँ कि पुलिस कत्ल का शक मुझ पर करे, ताकि उसकी तरफ से पुलिस का ध्यान बटा रह साईं। लेकिन ऐसी उस्तादी दिखाने के चक्कर में अगर तुम फंस गए तो? मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम मेरी चिंता छोड़ो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो शीला के लिए करो। शीला पे इतनी मेहरबानी क्यों? मुझे उस पुटड़ी से बड़ी हमदर्दी साईं। मेरा पुटड़ा उससे शादी ना करके पहले उस पर बहुत जुर्म कर चुका। मैं नहीं चाहता उस पर कोई मुसीबतें टूटे नहीं। यही वजह है साईं? फिर वो अपनी जात बरादरी की भी है ना? कोई और वजह तो नहीं? कौन सी वजह? शायद तुम पर इश्क का भूत सवार हो रहा। क्या मतलब? तुम्हारी उससे आशनाई तो नहीं? क्या बक रहे साईं? वो मेरी बेटी के समान। मुझे सुनने में आया है कि बेटे से मायूस होकर शीला बाप को अपने पर आशिक करवाने की कोशिश कर रही थी। वही, ऐसा किसने कहा? नहीं, उसकी ज़बान खींच लूँगा मैं। अच्छा, ज़बान मत खींचो, सच सच बताओ, ऐसी कोई बात तो नहीं? नहीं, कसम झूलेलाल की। चलो, जानकर बड़ी खुशी हुई। तुम शीला को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हो? हाँ, चाहे इस चक्कर में तुम्हारा अपना पुलिंदा बन जाए। हाँ, या तुम्हारे लड़के का या उसकी नई बीवी का। हाँ हाँ, ओके। और सुनो, वड्डी बोलो नानी। आज सुबह मैं तुम्हारे ऑफिस में गया था। तुम्हारे प्राइवेट ऑफिस में तो ताला लगा हुआ था। वो तो लगना ही था नानी। मेरा प्राइवेट ऑफिस तो मेरी सेक्रेटरी खोलती थी और मंगला को कल रात मैंने नौकरी से निकाल दिया। साईं, वहाँ ताला लगा रहने से मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा।
तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हारी पुरानी सेक्रेटरी मनोरमा तुम्हारा ऑफिस संभालने के लिए वहाँ पहुँच गई है। वो तुम्हारे काम की अहमियत को समझती है, इसलिए उसने खुद ऑफ़र किया था। जब तक तुम कोई इंतज़ाम नहीं कर लेते तुम्हारा दफ्तर वो संभालेगी। ऐसा? हाँ, भगवान उसका भला करे। नहीं, साइंस पुटरी ने तो मेरा बड़ा मुश्किल आसान कर दी। वो तो हुआ, लेकिन शीला। तभी संबंध विच्छेद हो गया। सुनील नेताजी सुभाष मार्ग पर गोपीनाथ को एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऑफिस में पहुंचा। गोपीनाथ वहां मौजूद था। प्रत्यक्ष था गोपीनाथ उसे इतनी जल्दी दोबारा आया देखकर हैरान हो गया। गोपी, मैं तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछने आया हूँ। क्या? तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक रिवॉल्वर दी हुई है, 38 कैलिबर की, हाथी दांत की मूठ वाली। हाँ। वो कहाँ है? मेरे पास। दिखाओ। गोपीनाथ ने अपनी मेज़ की एक दराज खोलकर उसमें से रिवॉल्वर निकाली और उसे सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने देखा कि वो हूबहू वैसी ही रिवॉल्वर थी जैसी वो सजनानी के पास देख चुका था। ये रिवॉल्वर तुम आमतौर पर यहाँ रखते हो, मेज़ की दराज में? हाँ, दरअसल आमतौर पर कैश यहीं होता है, लेकिन जब मेरी जेब में ज़्यादा कैश आ जाता है तो रिवॉल्वर अपने साथ भी रख लेता हूँ मैं। बड़ी खूबसूरत है ये। हाँ, ऐसी एक रिवॉल्वर मैंने सजनानी के पास भी देखी थी। सुनील रिवॉल्वर को अपने हाथ में लेता हुआ तोलता हुआ बोला। हाँ, पापा ने ऐसी 3 रिवॉल्वर एक साथ खरीदी थी। उनमें से एक दो। सुनील ने रिवॉल्वर का घोड़ा खींचा। गोली चलने की आवाज़ से सारा कमरा गूंज गया। गोली सनसनाती हुई गोपीनाथ के समीप से गुजरी और उसके पीछे मौजूद खिड़की की चौखट में जा धंसी। गोपीनाथ के छक्के छूट गए। वो डरे भाव से गला फाड़ कर चिल्लाया। भड़ाक से उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और बाहर बैठे 3-4 कर्मचारी एक साथ भीतर घुस आए। सुनील ने हड़बड़ा कर रिवॉल्वर मेज़ पर फेंक दी। हे भगवान, मुझे क्या मालूम था कि ये रिवॉल्वर भरी हुई थी? वो डरे हुए स्वर में बोला। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? कई लोग एक साथ बोले। कुछ नहीं, आप लोग जाकर अपना काम कीजिए। गोपीनाथ माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। वो लोग चेहरे पर हैरानी और निश्चय के भाव लिए वहाँ से बाहर निकल गए। हद कर दिया आपने तो भाई साहब, अभी मेरा काम हो गया होता। गोपीनाथ बोला। अब वो मुझे क्या पता था कि ये भरी हुई थी? अरे आपको पता होना चाहिए था, ये रिवॉल्वर यहाँ कैश की हिफाजत के लिए रखी जाती है। खाली रिवॉल्वर रखने से कोई मतलब हल होता है? सॉरी, अभी बहुत बड़ा हादसा हो जाता। आप ही करते वो हादसा। उसने गोपीनाथ ने रिवॉल्वर को सुनील से वापस लेते हुए कहा। आपको घोड़ा नहीं दबाना चाहिए था। भाई, मुझे मालूम होता कि रिवॉल्वर भरी हुई होती तो ना दबाता। मैंने तो बेध्यानी में घोड़ा खींच दिया था। गोली चली देखी तो भाई मेरे तो खुद के ही छक्के छूट गए। गोपीनाथ चुप रहा। उसके चेहरे पर असंतोष के भाव साफ नजर आ रहे थे। गोपी, अब एक काम करो। क्या? गोपी ने पूछा। रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखो, मेरे साथ चलो। कहाँ? जहाँ मैं ले चलूँ। लेकिन कहाँ? यहाँ से भी चलो, मालूम हो जाएगा। सुनील साहब, आई एम ए बिजी मैन। सो आई एम। लेकिन अपने पापा की खातिर जो मैं कहता हूँ प्लीज़ करो। अच्छी बात है। मैं इसमें से अभी अभी चली गोली का खाली कारतूस निकाल कर उसकी जगह नई गोली भर दूँ? नहीं, ऐसे ही जेब में रखो। ओके। गोपीनाथ ने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और उठ खड़ा हुआ। दोनों बाहर निकले। बाहर पार्किंग में गोपीनाथ की मर्सिडीज़ कार खड़ी थी। गोपीनाथ ने कार का दरवाज़ा खोला। मैंने कभी मर्सिडीज़ नहीं चलाई, गाड़ी मुझे चलाने दो, सुनील बोला। गोपीनाथ ने विचित्र भाव से सुनील की तरफ देखा और फिर चुपचाप चाबियां उसके हाथ में रख दी। सुनील ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने इग्निशन में चाबी लगाई। गोपीनाथ भी दूसरी ओर का दरवाज़ा खोलकर कार में सवार हो गया। सुनील ने कार सड़क पर दौड़ा दी। कहाँ जा रहे हैं हम? सैर करने। गोपीनाथ खामोश हो गया। वो भ्रुकुटी ताने खिड़की से बाहर देखने लगा और सुनील चुपचाप कार दौड़ाता रहा। थोड़ी देर बाद कार ने मोड़ काटा और हरनबी रोड पर दाखिल हुआ। सुनील ने कार को 5 नंबर इमारत के सामने ले जाकर खड़ा किया। ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ आए हैं हम लोग? गोपीनाथ ने हड़बड़ाकर पूछा। अंदर तो आओ। सुनील ने इग्निशन बंद किया, बोला। आप कहीं मुझे शीला के फ्लैट पर तो नहीं ले जा रहे? क्यों, डरते हो वहाँ जाने से? सवाल डरने का नहीं है सुनील साहब, मेरी अभी अभी शादी हुई है। मैं नहीं चाहता कि। क्या नहीं चाहते तुम? क्या वहाँ जाना ज़रूरी है? हाँ। ठीक है फिर चलिए। दोनों कार से बाहर निकले। सुनील ने कार को ताला लगाकर चाबियां वापस गोपीनाथ को सौंप दी। तुमने बताया नहीं कि तुम क्या चाहते हो। छोड़िए,
दोनों इमारत में दाखिल हुए। सुनील ने फ्लैट नंबर 11 की घंटी बजाई। गोपीनाथ झिझका सा सुनील के ओट में खड़ा रहा। दरवाज़ा खुला। चौखट पर शीला प्रकट हुई। उसने सुनील को देखा। हेलो सुनील। फिर उसकी निगाह गोपीनाथ पर पड़ी और वो सकपका कर चुप हो गई। गोपीनाथ ने बेचैनी से पहलू बदला। हेलो गोपी। हेलो देयर। आओ। वो दोनों भीतर दाखिल हुए। शीला ने दरवाज़ा भीतर से बंद किया और उनके सामने जा बैठी। शादी की बधाई हो गोपी। थैंक यू। आप दोनों चुप करो और गौर से मेरी बात सुनो, सुनील बोला। शीला सजनानी तुम्हारी हिफाजत के बारे में बहुत चिंतित है, इसलिए ये महसूस कर रहा है कि अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार होना चाहिए। मैं महसूस कर रहा हूँ? गोपीनाथ हड़बड़ा कर बोला। शट अप। शीला को रिवॉल्वर दो। गोपीनाथ ने हिचकिचाते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे शीला की तरफ बढ़ा दिया। रिवॉल्वर ले लो शीला। मैं क्या करूँगी इसका? ले लो, तकिए के नीचे रखने के काम आएगी। इसमें से एक गोली चली हुई है शीला। सुनील ने। गोपी। सुनील बीच में बोल पड़ा। तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। गोपीनाथ ने अपने दांत भींच लिए। शीला, जैसा कि मैंने अभी कहा, सजनानी। सुनील गोपीनाथ को संकेत करता हुआ बोला, तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। इसने किसी और लड़की से शादी कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हितचिंतक नहीं है। तुम अपनी हिफाजत कर सको, इसलिए इसने तुम्हें ये रिवॉल्वर दी है। रिवॉल्वर के बारे में पूछे जाने पर तुम्हें झूठ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम बेहिचक कह सकती हो कि रिवॉल्वर तुम्हें सजनानी ने दी है। क्यों सजनानी? हाँ हाँ बिल्कुल। गुड। सुनील ने कहा। शीला, अगर पुलिस यहाँ आकर तुमसे उस रिवॉल्वर की मांग करे जो तुम्हें सजनानी ने दी है और तुम पुलिस को ये रिवॉल्वर सौंप देना, तो तुम क्या समझती हो कि इसमें कोई गलती की होगी? नहीं। वेरी गुड। तुम्हारी जानकारी के लिए इस रिवॉल्वर में एक खाली कारतूस है, लेकिन वो गोली किसने चलाई तुम्हें नहीं मालूम। जब ये रिवॉल्वर तुम्हें सौंपी गई थी तभी इसमें से एक गोली चली हुई थी। तुम्हें नहीं मालूम कि वो गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। अगर पुलिस इन सवालों का जवाब तुमसे मांगे तो तुम कह देना कि इस बारे में वो सजनानी से बात करें जिसने तुमको ये रिवॉल्वर दी है। ओके? शीला ने हिचकिचाते हुए सहमति में सहला दिया। थैंक यू। चलो सजनानी। और दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। रिवॉल्वर उपेक्षित सी कमरे के बीच में पड़ी मेज़ पर पड़ी थी। पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। सीढ़ियों के रास्ते वो नीचे पहुँचे। वो बाहर की तरफ बढ़े, तभी बाहर सड़क पर खड़ी गोपीनाथ की मर्सिडीज़ कार के पीछे एक पुलिस की जीप आकर खड़ी हुई। सुनील ने गोपी की बाहें पकड़कर उसे वापस खींच लिया। दोनों झपटकर सीढ़ियों से परे खड़े एक खंबे की ओट में हो लिए। जीप में से इंस्पेक्टर प्रभुदयाल नीचे उतरा। वो इमारत में दाखिल हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उफ, बच गए, सुनील बोला। सुनील साहब, गोपीनाथ बोला, आप ये बार बार मुझे सजनानी क्यों कह रहे हैं? क्यों, सजनानी नहीं हो क्या तुम? सुनील ने उसे घूर कर देखा। वो तो मैं हूँ, लेकिन आपने तो हमेशा मुझे गोपी कहकर पुकारा है। क्यों, क्या ऐसा कोई कानून है? अगर मैं पहले तुम्हें गोपी कहकर पुकारता था तो अब मैं तुम्हें सजनानी कहकर नहीं बोल सकता? उफ, आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं। जब मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ अपनी बातें तो तुम्हें समझाने की कोशिश क्या करूँगा? छोड़ दो। लेकिन बाहर जाकर अपनी कार पर सवार हो जाओ, वापस अपने ऑफिस पहुँचो और भगवान से प्रार्थना करो कि अभी जो इंस्पेक्टर यहाँ आया है उसका ध्यान तुम्हारी कार की तरफ ना गया हो। इतनी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी की तरफ उसका ध्यान अगर नहीं गया तो वो ज़रूर आंखों का अंधा होगा। अंधा ही तो नहीं है वो। और आप कैसे जाएंगे? मैं चला जाऊंगा, तुम यहाँ से फूटो। गोपी इमारत से बाहर निकल गया और सुनील पूर्ववत खंबे के पीछे छुपा खड़ा रहा। 2 बजे सुनील के केबिन में उसके मेज़ पर रखे फ़ोन की घंटी बजी। लाइन पर मनोरमा थी। सुनील, यहाँ पुलिस आई थी। अच्छा, किस लिए? ऑफिस की तलाशी के लिए। उनके पास सर्च वारंट है। वो कहते हैं कि मनोहर लाल के कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, तुम उन्हें तलाशी लेने दो। अपना काम निपटा कर जब वो लोग चले जाएं तो मुझे दोबारा फ़ोन करके बताना कि उनके हाथ क्या लगा। ठीक है। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने अर्जुन को बुलाया। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में कुछ पता लगा? मैं तो अभी पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ गुरुजी। वहाँ जाने से पहले तुम यूथ क्लब चले जाओ। अब तक रमाकांत जाग गया होगा। उसका पुलिस हेडक्वार्टर पे एक सोर्स है जिसके माध्यम से मनोहर लाल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में हमें ज़्यादा आसानी से मालूम हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, मनोहर लाल के कत्ल की कहानी उसे सुना देना और उससे कहना कि मैंने कहा है कि वो मनोहर लाल के बारे में कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश करे।
उसे ये बताना मत भूलना कि मनोहर लाल मूल रूप से विशालगढ़ का रहने वाला है, और या तो खुद जयराम पेशा आदमी है या जयराम पेशा आदमियों से उसका गठजोड़ है। क्योंकि वो मुझे मालूम हुआ है कि आज से 6 महीने पहले गोविंद ज्ञानचंदानी नाम के एक आदमी का जो कत्ल हुआ था ना, वो या तो मनोहर लाल ने खुद किया है या किसी से करवाया है। ओके। और हाँ, मुझे मालूम हुआ कि कल रात मनोहर लाल की हत्या के वक्त के आसपास एक युवती होटल के पिछवाड़े का लोहे की सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरती देखी गई थी। बाद में वो एक आदमी के साथ एक कार में सवार हो गई थी और वहाँ से विदा हो गई थी। पुलिस के पास इस घटना का एक चश्मदीद गवाह है जिसने उस युवती को साफ साफ देखा था, लेकिन आदमी को शायद साफ नहीं देख पाया था क्योंकि आदमी शायद कार के अंदर था। आपको कैसे मालूम गुरुजी? नेवर माइंड दैट। तुम रमाकांत को कहना कि वो अपने पुलिस हेडक्वार्टर वाले उसी सोर्स से मालूम करे कि वो चश्मदीद गवाह कौन है। ओके। और हाँ, ये लो। सुनील ने एक 2 का नोट और एक 98 निकाल कर अर्जुन के सामने रख दी। ये क्या? स्कूटर में पूरा 2 लीटर तेल नहीं आ सकता था, जो कसर रह गई थी उसकी कीमत है। गुरुजी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ। क्या हाँ? मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ? गुरुजी, आप तो ही। अर्जुन फ़ौरन वहाँ से उठकर भाग गया। तभी फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। इस बार लाइन पर शीला थी। सुनील, यहाँ पुलिस आई थी। वो रिवॉल्वर तो पुलिस के हाथ पड़ गई। आई सी। तुम्हारे जाते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। फ्लैट की घंटी बजी तो मुझे लगा तुम वापस आए हो, लेकिन मेज पर पड़ी रिवॉल्वर को मैं तब तक छुपा ही नहीं पाई थी। फिर वो जो पुलिस इंस्पेक्टर आया था ना, उसने आते ही मेज़ पर से रिवॉल्वर उठा ली, उसकी नाल को सूंघा, फिर उसका चैम्बर खोलकर भीतर झाँका, और फिर वो लगा मुझसे पूछने कि वो रिवॉल्वर मेरे पास कहाँ से आई। हाँ, तो तुमने क्या कहा? वही जो सच था। मैंने कहा ये रिवॉल्वर मुझे सजनानी ने दी है। उसने ये नहीं पूछा कौन सा सजनानी, बाप ने या बेटे ने? नहीं। और उसने पूछा कि मैं सजनानी से आखिरी बार कब मिली थी। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि वो आज मेरे फ्लैट पर आया था। और बस। शीला, वो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत होशियार है। तुम्हारे फ्लैट में उसे बड़े अप्रत्याशित ढंग से वहाँ रिवॉल्वर मिल गई थी, इसलिए उसने तुम्हें ज़्यादा नहीं कुरेदा, लेकिन वो दोबारा लौटेगा और दूसरी बार वो तुमसे बहुत खोद खोद कर बातें पूछेगा। मेरे ख्याल से तुम कुछ अरसे के लिए अपने फ्लैट से कहीं और चली जाओ, और ये तुम्हारे और सजनानी दोनों के लिए फ़ायदेमंद बात होगी। लेकिन मेरे यूँ एकाएक फ्लैट से कहीं चले जाने का पुलिस गलत मतलब नहीं लगाएगी? गलत मतलब तो वो तुम्हारी हर बात का लगाएगी। फिर इस एक बात की ही क्या चिंता करती हो? और फिर पुलिस ने तुम पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई है। तुम एक आध दिन के लिए अगर अपनी किसी सहेली के पास चली भी गई तो इसमें क्या आफत आ गई? ओके, मैं ऐसे ही करती हूँ। और हाँ सुनो, कल जब तुम पिछवाड़े के रास्ते से होटल से बाहर निकली थी तो क्या तुमने अपने पीछे गली में किसी को देखा था? नहीं, मैं तो बहुत बौखलाई हुई थी। अगर मेरे पीछे कोई रहा भी होगा तो मुझे खबर नहीं लगी होगी, क्योंकि मैंने तो पीछे घूमकर देखा ही नहीं था। ऊपर से मैं जल्दी से जल्दी उस इलाके से निकल जाने की कोशिश में थी। हो? क्यों, क्या बात है? किसी ने तुम्हें पिछवाड़े की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गली में आते देखा था, और ये बात पुलिस को भी मालूम हो चुकी है। ओह माय गॉड! लेकिन लगता है उन्हें अभी ये नहीं मालूम कि वो लड़की तुम थी, इसलिए फ़िलहाल चिंता मत करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अच्छा। और हाँ सुनो, तुमने उस रिवॉल्वर का क्या किया जो सजनानी ने तुम्हें दी थी? मैंने बताया ना अभी अभी, पुलिस उसे लेकर चली गई। अरे मैं बेटे की नहीं, बाप की रिवॉल्वर की बात कर रहा हूँ। मैं उस रिवॉल्वर की बात कर रहा हूँ जो कल रात कन्हैया लाल सजनानी ने तुम्हें दी थी। ओह वो, उसे तो मैंने गायब कर दिया। कहाँ गायब कर दिया? वो मैंने एक ऐसी जगह पर जहाँ से वो किसी के हाथ नहीं लग सकती। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। होते होंगे, लेकिन सजनानी साहब वाली रिवॉल्वर अब किसी के हाथ नहीं लग सकती। मैं चाहूँ तो खुद मेरे हाथ भी नहीं लग सकती वो। पक्की बात? हाँ, फिर ठीक है। इसी बीच में रेणु की आवाज़ आई। सुनो जरा जल्दी बात करो, तुम्हारी और कॉल्स भी हैं। ओके शीला, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे अभी अपनी खोज खबर देती रहना। जी। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील रिसीवर कान से लगाए रहा। एक खटाक की आवाज़ हुई और फिर उसने कान में मनोरमा की आवाज़ पड़ी। सुनील, मैं मनोरमा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। पुलिस तलाशी लेकर चली गई। कुछ हाथ लगाऊंगे? नहीं, वो बड़े मायूस होकर गए हैं यहाँ से। ये तो बड़ी अच्छी खबर है,
लेकिन सुनील, सजनानी साहब के दफ्तर की बड़ी ख़राब खबर है मेरे पास। क्या? दफ्तर ऐसे खस्ता हालत में है कि मैं बयान नहीं कर सकती। पता नहीं मंगला जैसी लड़की के साथ सजनानी साहब अब तक गुजारा कैसे करते रहे। उसे तो लगता है या तो आता ही कुछ नहीं था, या उसे काम की परवाह ही नहीं थी, या वो फिर जानबूझकर कुछ नहीं करती थी। बात क्या है सुनील? यहाँ एक एक पार्टी की दो दो फाइल्स खुली हुई हैं। अभी तक कई डुप्लीकेट फाइल्स भी मेरी निगाह में आ चुकी हैं। छुट्टियाँ भी यूं ही गड़मड़ पड़ी हैं। चिट्ठी किसी पार्टी की होती है और वो लगी हुई किसी और पार्टी की फाइल में है। बिल है तो उन्हें देखकर ये नहीं पता लग रहा कि किस बिल का भुगतान हो गया और किसका बाकी है। कई बिल्स तो ऐसे हैं कि उनमें ज़रूरत से ज़्यादा रेट दिखाई दे रहे हैं। अभी तो मैंने देखना शुरू ही किया है और पता नहीं कितनी गड़बड़ें होंगी। भाई मैं तो इस तरीके से कभी काम नहीं करती थी। इस मंगला की बच्ची ने तो सारा सत्यानाश कर दिया। सजनानी का फ़ोन आया? नहीं। आए तो मुझे फ़ौरन खबर करना। ठीक है। सुनील ने रिसीवर रख दिया। तुरंत फिर घंटी बजी। कृष्ण जी महाराज, क्या बात है, आज तो बहुत सारी गोपियों के फ़ोन आ रहे हैं। रेणु कह रही थी। तुम जल रही हो? जली मेरी जूती। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जूती तुमसे ज़्यादा संवेदनशील है। क्या बक रहे हो? ये बक रहा हूँ कि तुम कहीं पत्थर का टुकड़ा तो नहीं हो। क्या? जलने वाली बात पर जलती जो नहीं हो तुम। खसमानू खां। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने भी रिसीवर वापस क्रेडर पर रख दिया। अगले दिन सुबह 9 बजे सुनील के फ्लैट की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने रमाकांत खड़ा था। भूत? सुनील आंखें फैलाकर बोला। हाँ, रास्ता छोड़ो। रमाकांत बोला। तुम जाग रहे हो ना? नींद में चलते हुए तो यहाँ नहीं पहुँच गए। स्लीप वॉकिंग जैसी कोई बीमारी तो नहीं तुम्हें? माए वाह, जुलाए दिया मलखिया माँ भैलनार। सुनील एक तरफ हटा। रमाकांत भीतर दाखिल हुआ। वो सोफे स्वर पर ढेर हो गया। उसने जेब से 4 मीनार का पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाया और हुक्म दिला दिया। चाय बनाकर ला। सुनील महीन आवाज़ में बोला। अभी लाती हूँ प्राणनाथ। रमाकांत ने उसके और ध्यान नहीं दिया। वो सोफे पर अधलेटा सा बैठा सिगरेट पीता रहा। सुनील किचन में गया और 2 कप चाय बनाकर लाया। रमाकांत ने उसके हाथ से चाय का कप ले लिया और नया सिगरेट सुलगा लिया। ये मनोहर लाल की मौत का क्या किस्सा है? उसके कत्ल में तूने अपनी टांग कैसे फंसा ली? मैंने नहीं फंसाई, अपने आप ही फंस गई। खामा खां बेमतलब। इस बार ना तुम जेल जाएगा। इस बार तुम शर्तिया जेल जाओगे। यही बताने के लिए मैं अपनी नींद हराम करके सुबह सवेरे यहाँ आया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ हो गया जो अभी मुझे मालूम है, लेकिन तुझे नहीं मालूम। बता भी दो। एक शर्त पर बताऊंगा। कौन सी? पहले तो सच सच बता कि तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी है। अच्छा, वैसे इतनी मुझे गारंटी है कि कथा फिर किसी मुसीबत ज़्यादा हसीना की होगी। कथा तो ऐसी ही है, लेकिन इस बार मुसीबत ज़्यादा हसीना से मेरा कोई वास्ता नहीं, बदकिस्मती से। अब बोलो, तुम क्या जानते हो जो मैं नहीं जानता? पहले मनोहर लाल के बारे में सुनाओ। वो सिर्फ जरायम पेशा आदमी नहीं है, सजा याफ्ता मुजरिम भी था। विशालगढ़ में वो 2 बार जेल की हवा खा चुका है। एक बार उसने कारगल सप्लाई करने वाले रिंग का सरगना होने की वजह से सजा हुई थी। दूसरी बार ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में। अच्छा, फिर तो बड़ा गुड़ी आदमी था वो। हाँ जाहिर। मरा कब वो? पुलिस की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार परसों रात 7 बजे और 11:30 के बीच में उसे 38 कैलिबर की एक ही गोली लगी थी, जो एकदम उसकी छाती के साथ सटाकर चलाई गई थी और सीधे दिल में घुस गई। किसी ने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी थी? नहीं, गोली की नाल क्योंकि जिस्म के साथ सटी हुई थी, इसलिए बहुत कम आवाज़ हुई थी। ऊपर से सूट के दरवाजे बंद थे। और अब पहले तुम सुनाओ। सुनो। सुनील ने बड़ी शराफत से उसे सारी कहानी कह सुनाई। उसने रमाकांत से ये भी नहीं छुपाया कि पुलिस को गड़बड़ाने के लिए किस प्रकार उसने गोपीनाथ के ऑफिस में उसके रिवॉल्वर से एक गोली चलाई थी, फिर वही रिवॉल्वर शीला के फ्लैट में पहुंचा दी थी, फिर वही रिवॉल्वर बरामद कर ले तो उसका ध्यान उस दूसरे रिवॉल्वर की तरफ जाएगा ही नहीं जो हत्या की रात को सजनानी ने शीला को दी थी। तुम्हारी यही हरकत तुम्हें जेल में पहुंचाएगी, रमाकांत ने कहा। क्यों? क्योंकि पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि जो रिवॉल्वर पुलिस ने शीला ज्ञानचंदानी के फ्लैट से बरामद की थी, उसी से वो घातक गोली चलाई गई थी जिसने कि मनोहर लाल की जान ली थी। क्या? हाँ, इसका मतलब समझते हो तुम? सुनील खामोश रहा।
इसका मतलब है कि ये वही रिवॉल्वर थी जो तुम्हारे कहने पर गोपीनाथ ने तुम्हारे साथ शीला के फ्लैट पे जाकर उसे दी थी। इसका मतलब है कि उसी रिवॉल्वर में से तुमने गोपीनाथ के ऑफिस में गोली चलाई थी। इसका मतलब है कि जिस रिवॉल्वर की घातक गोली चली थी वो गोपीनाथ के ऑफिस में उसकी मेज के दराज में बंद थी। सुनील के चेहरे पर गहरी उलझन के भाव लिए खामोश बैठा रहा। और इस वहम में भी मत रहना शर्लॉक होम्स साहब जी कि पुलिस को तुम्हारी इस करतूत की खबर नहीं जो कल तुमने गोपीनाथ के ऑफिस में की थी। पुलिस को तुम्हारी कल की हरकत की खबर कल ही लग गई थी और वो लोग इस बारे में गोपीनाथ से बात भी कर चुके हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में नतीजा क्या निकाला? पुलिस ने एक नहीं कई बड़े बड़े सुंदर सुंदर नतीजे निकाले हैं। इनमें से एक नतीजा ये है कि घातक रिवॉल्वर ज़रूर तुम्ही ने किसी प्रकार गोपीनाथ की मेज के दराज में रखी थी। नॉनसेंस। लेकिन जो नतीजा उन्हें सबसे ज़्यादा युक्तिसंगत लग रहा है ना, उसके अनुसार इस वक्त उसकी निगाह में मर्डर सस्पेक्ट नंबर 1 जानते हो कौन है? कौन? गोपीनाथ की नवविवाहिता पत्नी मिसेस गोपीनाथ सजनानी, उर्मिला सजनानी। वो क्यों? क्योंकि शादी से पहले विशालगढ़ के जिस होटल में वो कैबरे डांस किया करती थी, अपना मनोहर लाल भी वहाँ की बड़ी जानी पहचानी सूरत थी। पुलिस को ये पक्की तरह से मालूम हो चुका है कि उर्मिला मनोहर लाल को जानती थी। उसके टेलीफोन के नंबरों वाली डायरी में पुलिस की मनोहर लाल का नाम और टेलीफोन नंबर दोनों लिखे मिले हैं। ओह, मनोहर लाल मैं बता ही चुका हूँ कि एक पुराना घिसा हुआ ब्लैकमेलर था। उर्मिला की एक रईस खानदान में ताजी ताजी शादी हुई है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि मनोहर लाल ने उर्मिला को ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो और उर्मिला ने अपने भविष्य को जलने से बचाने के लिए उसका खून कर दिया हो। बड़ी दूर की कौड़ी लाए हो बिहारी लाल। मैं नहीं जी, पुलिस। मेरी कल की हरकत के बारे में पुलिस क्या कहती है? पुलिस को तुम्हारी इस बात पर कतई विश्वास नहीं कि तुम्हें मालूम नहीं था कि रिवॉल्वर भरी हुई थी और गोली दुर्घटनावश चल गई थी। उनके ख्याल से तुमने गोली जानबूझकर खूब सोच समझकर चलाई थी। इसलिए चलाई थी ताकि घातक गोली किसी रिवॉल्वर से चली इस मामले में पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स को तुम गड़बड़ा सको। पुलिस इस बात को इत्तेफाक मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं कि मनोहर लाल के कत्ल से अगले रोज़ ही तुम गोपीनाथ के दफ्तर में पहुंच गए। तुमने उससे उसकी रिवॉल्वर मांगी, फिर जानबूझकर उसमें से गोली दाग दी और फिर तुमने गोपीनाथ के हलक में ज़बरदस्ती आइडिया धकेला कि शीला ज्ञानचंदानी को हिफाजत की ज़रूरत थी, इसलिए गोपीनाथ को अपनी वो रिवॉल्वर उसे देकर आनी चाहिए थी। वो रिवॉल्वर तुमने शीला के फ्लैट में जानबूझकर ऐसी जगह पर छोड़ी थी कि वो पुलिस की जानकारी में आए बिना न रह सके। अपनी तरफ से तो तुम पुलिस को ये गलत धारणा बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे कि जिस गोली से मनोहर लाल की हत्या हुई थी वो उस रिवॉल्वर से चली हुई थी। लेकिन मिस्टर जेम्स बॉन्ड, अब ये सुनकर तुम्हारे भी छक्के छूट गए होंगे कि घातक गोली वाकई उस रिवॉल्वर से चली थी। अब आ गया ना दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने का मजा। सुनील उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसने अस्थिर हाथों से एक नया सिगरेट सुलगाया। रमाकांत, मेरी जानकारी के अनुसार घातक रिवॉल्वर सजनानी के अधिकार में थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो रिवॉल्वर उसके लड़के गोपीनाथ के ऑफिस की मेज के दराज में कैसे पहुंच गई? कैसे क्या पहुंच गई? उसी ने रखी होगी। गोपीनाथ की जानकारी के बिना? बिल्कुल। उसके पास अपने लड़के के ऑफिस की चाबी होगी। रात को किसी वक्त वहाँ जाकर रिवॉल्वर मेज की दराज में रखा आया होगा। वहाँ से गोपीनाथ की रिवॉल्वर निकाल लाया होगा। तुमने अभी खुद ही तो बताया ना, जैसी रिवॉल्वर सजनानी के पास थी सेम वैसी उसने अपने लड़के को दी थी। यानी कि उसे मालूम था कि उसका लड़का अपनी रिवॉल्वर अपने ऑफिस में अपनी मेज़ की दराज में रखता था। ये मालूम होना कोई बड़ी बात है? हाँ, क्या बड़ी बात है इसमें? इसका मतलब ये हुआ कि अपनी रिवॉल्वर में मौजूद खाली कारतूस के स्थान पर उसने एक नई गोली भरी और अपनी रिवॉल्वर अपने लड़के के दराज में डालकर उसकी रिवॉल्वर वहाँ से निकाल लाया। इस उम्मीद से निकाला है कि उसके लड़के के पास वैसी ही रिवॉल्वर होने के ख्याल तक पुलिस को नहीं जाएगा। उस रिवॉल्वर में से उसने एक गोली चलाई और वो उसे शीला को दे आया। उसका ख्याल था कि पुलिस जब ये रिवॉल्वर बरामद करेगी और उसमें एक खाली कारतूस मौजूद पाएगी तो वो कूद कर इस नतीजे पर पहुंच जाएगी कि शीला ने उसी रिवॉल्वर से मनोहर लाल की हत्या की थी। लेकिन बाद में जब पुलिस का बैलिस्टिक एक्सपर्ट ये बताएगा कि हत्या उस रिवॉल्वर से नहीं हुई थी तो पुलिस को शीला को हत्या के संदेह से बरी करना पड़ेगा। यही सजनानी चाहता था।
लेकिन कल जो उस्तादी मैंने दिखाई उससे सजनानी की सारी योजना का सत्यानाश हो गया। अगर मुझे सजनानी ने बताया होता कि उसने क्या किया है तो मैं शीला के फ्लैट में एक और रिवॉल्वर पहुंचाने की गलती हरगिज़ ना करता। मैंने ये तो अपनी तरफ से शीला की भलाई के लिए किया था। मैंने सोचा था कि अगर गोपीनाथ की रिवॉल्वर भी शीला के फ्लैट में पहुंच जाए और वही रिवॉल्वर पुलिस बरामद कर ले तो उनका ध्यान उस दूसरी रिवॉल्वर की तरफ जाएगा ही नहीं जो केएल सजनानी शीला के पास छोड़ गया था। लेकिन तकदीर की मार कि मेरी सारी स्कीम का पटरा हो गया। मैंने वही रिवॉल्वर वापस शीला के फ्लैट में पहुंचा दी जिसको छुपाए रखने के लिए पतश्ता सजनानी ने उतने ही पापड़ बेले थे। जो रिवॉल्वर सजनानी पुलिस के हाथ में नहीं पड़ने देना चाहता था वही रिवॉल्वर मेरी वजह से अनायास ही उनके हाथ में लग गई। अब जी पुलिस तुम्हारी खबर लेगी खूब। पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैंने कोई अपराध थोड़ी ना किया है। गोपीनाथ के ऑफिस में अगर मुझसे गोली चल गई तो क्या आफत आ गई? गोली किसी को लगी तो नहीं। केस को उलझाने के लिए उस रिवॉल्वर में से गोली चलाकर मैं क्या शरारत कर रहा था ये बात तो मैं ही जानता हूँ। पुलिस अव्वल तो शरारत को समझ नहीं सकती, समझ सकती है तो कुछ सिद्ध नहीं कर सकती। पुलिस को तो उल्टे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी वजह से घातक रिवॉल्वर तक उनकी पहुंच हो गई। अगर मैंने खामखा पंगा ना लिया होता तो पुलिस अव्वल तो घातक रिवॉल्वर तलाश ही नहीं कर पाती, और कर पाती तो इतनी जल्दी तलाश तो हरगिज़ नहीं कर पाती। सुनील, तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है घातक गोली या तो खुद सजनानी ने चलाई या शीला ने, लेकिन पुलिस की निगाह में तो प्राइम सस्पेक्ट गोपीनाथ की बीवी है। ये सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ये बात सच है कि गोपीनाथ मेरी खूब खबर लेगा, वो ये तो कभी मानकर नहीं देगा कि उसकी पत्नी हत्यारी हो सकती है। वो यही कहेगा कि मैं घातक रिवॉल्वर साथ लेकर ऑफिस में पहुंचा, मैंने उसकी रिवॉल्वर मांगी, उसमें से जानबूझ के गोली चलाकर वहाँ हड़बड़ी का माहौल पैदा किया और फिर रिवॉल्वर बदल दी। मैंने उसके वाली रिवॉल्वर अपने पास छुपा ली और अपने साथ लाई नई घातक रिवॉल्वर उसे सौंप दी। फिर मेरे जाल में फंसकर वो वही रिवॉल्वर यानी घातक रिवॉल्वर शीला को दे आया। ओह, और जब केएल सजनानी को एक बात पता लगेगी तो वो भी मुझे कम गालियाँ नहीं देगा। तुमने काम भी तो गालियाँ खाने का किया है। अरे जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया। बड़ा किया तो है जी। हाँ वो तो है। जब गोपीनाथ पुलिस को ये बात बताएगा तो पुलिस भी ये बात साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर देगी कि वो घातक रिवॉल्वर मेरे अधिकार में थी। कैसे कर देंगे जी? एक तरीके से कर सकते हैं, सुनील धीरे से बोला। जैसे कि मेरा विश्वास है कि जो रिवॉल्वर गोपीनाथ की मेज की दराज में थी वो घातक रिवॉल्वर थी और वो वहाँ से गोपीनाथ की रिवॉल्वर निकाल कर उसकी बीवी या उसके बाप ने वहाँ रखी थी। अगर ये बात सच है तो जो रिवॉल्वर गोपीनाथ ने दराज से निकाल कर मुझे दी थी और मैंने उसमें से गोली चलाई थी, वो गोली खिड़की की चौखट में जा धंसी थी। इस वक्त घातक रिवॉल्वर पुलिस के अधिकार में है। अगर पुलिस चौखट में से एक गोली निकाल ले तो उनका बैलिस्टिक एक्सपर्ट बड़ी आसानी से ये साबित कर सकता है कि मैंने जो गोली चलाई थी वो घातक रिवॉल्वर से चली थी या नहीं। रमाकांत, ये गोली मेरा पुलंदा बांध देगी। तो तुम जाकर गोली वहाँ से निकाल आओ। नहीं, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। अगर मैं वहाँ से गोली निकालता पकड़ा गया तो मेरा ऐसा पुलिंदा बंधेगा कि मेरे देवता भी पनाह मांगते रह जाएंगे। दूसरे पुलिस अभी तक ज़रूर वहाँ से वो गोली निकाल चुकी होगी। तो मैं पहले इस बात का ख्याल करना था। पहले तो मैंने इसलिए ख्याल नहीं किया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि पुलिस को मेरी इस हरकत की खबर ही नहीं लगेगी। हत्या की रात को तुम भी मनोहर लाल से मिलने गए थे। अगर पुलिस ने यह साबित कर दिया कि कल घातक रिवॉल्वर तुम्हारे अधिकार में थी तो मुमकिन है वो तुम पर ही मनोहर लाल के कत्ल का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन गनीमत है कि फ़िलहाल पुलिस का सारा ध्यान गोपीनाथ की बीवी में लगा हुआ है। ध्यान तो बट भी सकता है ना, तब की तब देखी जाएगी। वैसे तुमने गोली चलाई क्यों थी? क्योंकि जो घपला मैं फैलाना चाहता था उसके लिए उस रिवॉल्वर में एक खाली कारतूस होना ज़रूरी था, और अब जो घपला पुलिस फैलाएगी उसके लिए तुम्हारा जेल में होना ज़रूरी था। और हो जाएगा, देख लेना तुम। देखा जाएगा ये भी। अच्छा जी, फ़िलहाल मैं चलता हूँ। अगर जेल में पहुँच जाओ ना तो मुझे खबर कर देना ताकि तुम्हारी जमानत देने आ सकूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों? मुझे ऑफिस तक ले चलो। सॉरी, मैं किसी और काम से जा रहा हूँ। बढ़िया यार हो तुम। बढ़िया तो हुई,
सवेरे सवेरे तुम्हारी तबीयत का हाल चाल जानने हाजिर हुआ, वरना मेरी बला से तुम चाहो जहन्नुम में या लैंड करो जेल में। सुनील खामोश रहा। रमाकांत फ़ौरन वहाँ से कूच कर गया। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। सुनील ने बेडरूम में जाकर फ़ोन उठाया। सुनील, दूसरी तरफ से कन्हैया लाल सजनानी की आवाज़ आई। सजनानी, कहाँ हो तुम? शाबाश साईं। काहे की शाबाशी? बड़ा अच्छा काम कर रहे नी। अच्छा काम कर रहा हूँ? अरे यहाँ तो ऐसा घपला फैला हुआ है कि मुझे सब मालूम राजनगर में क्या हो रहा। तुम्हें मालूम है तुम्हारे लड़के की बीवी पर हत्या का शक किया जा रहा है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे लड़के के ऑफिस में मैंने उसकी रिवॉल्वर में से गोली। मुझे सब मालूम। जो कुछ हो रहा सब शीला के फेवर में। अच्छा, कमाल है, तुम्हें गैर लड़की की फिक्र है, अपने लड़के की बीवी की फिक्र नहीं। उर्मिला को कुछ नहीं होने वाला साईं। पुलिस उस पर जितना मर्जी शक कर ले, साबित नहीं कर सकती। साईं, असली हिफाजत की ज़रूरत तो शीला को है, किसी और को नहीं। तुम हो कहाँ? सजनानी ने उत्तर नहीं दिया। अच्छा, इतना तो बता दो कि यहाँ हो या यहाँ से बाहर। वड्डी छोड़ो नानी, तुम यूं गायब रहोगे तो पुलिस तुम्हें फरार समझ लेगी। समझ लेगी तो समझ ले। तुम मेरी फ़िक्र मत करो साईं, शीला की फ़िक्र करो। कोशिश करो पुलिस उसके खिलाफ़ कोई केस नहीं बना पाए। अच्छा, अगर मुझे तुमसे फ़ौरन बात करने की ज़रूरत आ पड़े तो मैं कैसे संपर्क स्थापित करूँगा? तुम रेड्स होटल विशालगढ़ में फ़ोन करना, दिलीप को संदेशा देना, मैं तुमसे खुद संपर्क कर लूँगा। तुम वहाँ हो? दिलीप वहाँ है। और तुम? उत्तर में सुनील को डायल टोन सुनाई देने लगी। सजनानी ने लाइन काट दी थी। सुनील ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया और उसने रिसीवर को टेलीफोन पर पटक दिया। वो फ्लैट से बाहर निकला। एक स्कूटर पर सवार होकर वो बिलास के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। स्कूटर अभी थोड़े ही रास्ते आगे आया था कि एकाएक वो ड्राइवर से बोला, सुनो, नेताजी सुभाष मार्ग ले चलो। ड्राइवर ने सहमति में सर हिलाया और स्कूटर का रुख बदल दिया। स्कूटर नेताजी सुभाष मार्ग पहुंचा। गोपीनाथ के एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऑफिस से थोड़ा परे ही सुनील स्कूटर से उतर गया। फिर वो हिचकिचाता हुआ फुटपाथ पर आगे बढ़ा। उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसे वहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन गोपीनाथ के ऑफिस की खिड़की की चौखट में धसी गोली की चिंता उसे अपने आप ही उधर ले जाए जा रही थी। वो उस इमारत के सामने पहुंचा जिसमें गोपीनाथ का ऑफिस था। उसने भीतर की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि वो धमक कर खड़ा हो गया। भीतर कंपाउंड में पुलिस की जीप खड़ी थी। वो फौरन घूमा। उसने इमारत से विपरीत दिशा में कदम बढ़ाया। सुनील, कोई पीछे से चिल्लाया। सुनील ठिठका। उसने जबरन वापस घूमकर देखा। जीप के पास इंस्पेक्टर प्रभुदयाल खड़ा था। सुनील से निगाहें मिलने पर उसने उसे समीप आने का इशारा किया। सुनील भारी कदमों से चलता हुआ जीप के पास पहुंचा। कहाँ भागे जा रहा था? कौन कौन भागे जा रहा था? सुनील बनावटी हैरानी जाहिर करते हुए बोला। तुम और कौन? तुम कंपाउंड से भीतर दाखिल हुए। तुमने कंपाउंड में पुलिस की जीप खड़ी देखी, फिर उल्टे पांव वापस चल दिए। क्यों? जी, वो मुझे पुलिस से डर लगता है। तो यहाँ क्या करने आए थे? वो गोपीनाथ से मिलने आया था। फिर बिना मिले क्यों लौट रहे हो? वो मुझे कंपाउंड में उसकी मर्सिडीज़ खड़ी दिखाई नहीं दी ना, तो मैंने सोचा वो अभी आया नहीं। मर्सिडीज़ तो खड़ी है। प्रभुदयाल पार्किंग में खड़ी इकलौती मर्सिडीज़ गाड़ी की ओर संकेत करता हुआ बोला। ओह, वहाँ मुझे दिखाई नहीं दी थी। कमाल है, इतना बड़ा हवाई जहाज जैसी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? हाँ, लेकिन उससे आधे साइज की पुलिस की जीप दिखाई दे गई। हाँ, बड़े ढीठ हो यार। सुनील खामोश रहा। उसने जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। जेब में बैठो। क्यों? सुना नहीं? सुनील फौरन जीप में सवार हो गया। प्रभुदयाल उसकी बगल में आ बैठा। इधर मेरी ओर देखो। सुनील ने पहलू बदला और उसकी ओर देखने लगा। कल भी यहाँ आए थे? यहाँ कहाँ? गोपीनाथ के ऑफिस में। हाँ, और तुमने उसके कमरे में रिवॉल्वर से गोली चलाई थी जो खिड़की की चौखट में जा धंसी थी। हाँ, अनजाने में चल गई थी मुझसे। अनजाने में? हाँ, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी वो मामूली सी लापरवाही पुलिस की दिलचस्पी का बायस कैसे बन गई। समझ लो रिपोर्टर साहब, ये वही रिवॉल्वर थी जिससे परसों रात सेसिल होटल में मनोहर लाल का खून हुआ था। नहीं, हकीकत है। अब तुम ये बताओ कि वो रिवॉल्वर तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो मुझे गोपीनाथ ने दी थी। वो अपनी हिफाजत के लिए अपनी मेज़ की दराज में वो रिवॉल्वर रखता था। उसने मुझे वो रिवॉल्वर दिखाई थी, बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने उसे अपने हाथ में ले लिया।
फिर अनजाने में ही मैंने उसका ट्रिगर खींच लिया और गोली चल गई। भाई साहब, मेरे तो बिल्कुल ही छक्के छूट गए। गोपीनाथ को मुझे बताना चाहिए था ना कि रिवॉल्वर भरी हुई थी। तो मैं मालूम था रिवॉल्वर वो अपनी हिफाजत के लिए वहाँ रखता था। हाँ, तो मैं इतनी अक्ल नहीं कि ये समझ सको कि खाली रिवॉल्वर भरी हुई थी। फिर भी उसे चाहिए था ना कि वो मुझे सावधान करता कि रिवॉल्वर भरी हुई थी। खैर, आगे बढ़ो। वो शीला ज्ञानचंदानी मेरी मित्र है। हाल ही में उसके फादर की डेथ हो गई थी। तुम तो जानते हो पुलिस अभी तक हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। तो मैंने महसूस किया था कि शीला की जान को भी खतरा हो सकता था। शीला की गोपीनाथ से भी अच्छी मित्रता है, इसलिए मैंने गोपीनाथ को ये राय दी कि क्यों नहीं वो कुछ दिन के लिए शीला को वो रिवॉल्वर दे देता। गोपीनाथ को भी आइडिया पसंद आ गया, इसलिए हम दोनों जाकर शीला को वो रिवॉल्वर दे आए थे। लेकिन तुम खूब जानते हो वो रिवॉल्वर गोपीनाथ ने तुम्हें दी थी। वो घातक रिवॉल्वर नहीं थी जिससे मनोहर लाल का खून हुआ है। जानकर खुशी हुई। मेरा अपना भी ये ख्याल है, लेकिन मैं तो समझ रहा था कि तुम यही दावा करोगे कि उसी रिवॉल्वर से खून हुआ है। इतने भोले बनकर मत दिखाओ। तुम खूब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो इंस्पेक्टर साहब? तुमने रिवॉल्वर बदली थी। जिस रिवॉल्वर से खून हुआ था उसे तुम अपने हाथ साथ लेकर यहाँ आए थे। यहाँ आकर तुमने बहाने से गोपीनाथ से उसकी रिवॉल्वर मांगी, फिर उसका ध्यान बटाने के लिए जानबूझकर उसमें से गोली चलाई, और फिर गोली चलने की वजह से पैदा हुई हड़बड़ी में तुमने रिवॉल्वर बदल दी। जनाब, मेरे पास घातक रिवॉल्वर कहाँ से आएगी? या तो तुमने खुद कत्ल किया है या फिर रिवॉल्वर तुमको कातिल ने दी है। किसी हसीन कातिल ने, जिसकी खातिर तुम कोई घपला खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। वाह वाह वाह, बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश मत करो। जो रिवॉल्वर तुमने शीला के फ्लैट से बरामद की है, यानी कि जिसे तुम घातक रिवॉल्वर बता रहे हो, तुमने फायर आर्म्स के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से मालूम करने की कोशिश की कि वास्तव में उसका मालिक कौन है। मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत करो रिपोर्टर साहब। यानी कि तुम मालूम कर चुके हो कि उस रिवॉल्वर का मालिक कौन है। हाँ, वो रिवॉल्वर सजनानी की है। वैसे ही 2 रिवॉल्वर और हैं उनके पास। उनमें से एक उसने अपने लड़के को दी हुई है और दूसरी उसने अपनी अलमारी की सेफ में रखी हुई है। जब 3 रिवॉल्वर एक जैसी हैं तो तुम कैसे कह सकते हो कि उसमें से खून किससे हुआ है? बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट कहती है जो रिवॉल्वर हमने शीला के फ्लैट से बरामद की है, यानी जो रिवॉल्वर तुम गोपीनाथ के साथ जाकर वहाँ छोड़ कर आए थे, उसी से कत्ल हुआ है। और हमें ये पक्की तरह मालूम है कि गोपीनाथ वाली रिवॉल्वर से कत्ल नहीं हुआ सकता। कैसे मालूम? क्योंकि जिस रात कत्ल हुआ था उस रात गोपीनाथ की रिवॉल्वर हर क्षण उसके अधिकार में थी। यही बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि तुमने रिवॉल्वर की अदला बदली की। तुम्हें मालूम था कि घातक रिवॉल्वर कन्हैयालाल सजनानी की मिल्कियत थी। सजनानी ने वो रिवॉल्वर शीला को दी थी। शीला ने उस रिवॉल्वर से मनोहर लाल का खून कर दिया। फिर उस मुसीबत ज़दा हसीना ने मदद के लिए तुम्हें पुकारा और अपनी आदत से मजबूर तुम दौड़े चले गए। तुमने घातक रिवॉल्वर को उससे ले लिया और फिर यहाँ गोपीनाथ के ऑफिस में पहुँचे। यहाँ तुमने गोपीनाथ की रिवॉल्वर में से गोली चलाई और फिर रिवॉल्वर बदल दी। इस तरह गोपीनाथ की रिवॉल्वर तुम्हारे पास आ गई और घातक रिवॉल्वर तुमने गोपीनाथ के सर थोप दी। फिर गोपीनाथ घातक रिवॉल्वर ही तुम्हारे साथ जाकर शीला को दे आया। तो इस प्रकार तो शीला के पास से चली घातक रिवॉल्वर वापस शीला के पास पहुंच गई। इतने पापड़ बेलने से मुझे या शीला को क्या फ़ायदा होगा? कोई तो फ़ायदा होगा। अब भी जो मैंने तुम्हें ये एक थ्योरी की रूपरेखा बताई है, जो पूरी तरह से अभी मेरे भी समझ में नहीं आई है। बड़ी ही लचर थ्योरी है। तो फिर कत्ल तुमने खुद किया होगा। मैंने? हाँ, शीला की खातिर या किसी और की खातिर या खुद अपने ही खातिर। मैं क्यों करूँगा? बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार कत्ल रात 7 और 11 के बीच के किसी वक्त हुआ और तुम खुद अपने मुंह से कबूल कर चुके हो उस दौरान तुम मनोहर लाल से मिलने गए थे। हाँ, मैं उससे मिलने ज़रूर गया था, लेकिन मैं उसे भला चंगा जीता जागता छोड़ कर वापस आया था। तो फिर कत्ल किसने किया? कत्ल तो हुआ है और वो किसी न किसी ने तो ज़रूर किया होगा। मेरी मौजूदगी में मनोहर लाल के पास एक फ़ोन आया था। उस फ़ोन के अनुसार कोई उससे मिलने फ़ौरन आने वाला था। उसी रहस्यपूर्ण आगंतुक की वजह से मनोहर लाल ने मुझे आनन फानन वहाँ से भगा दिया था।
अच्छा, तो वो रहस्यपूर्ण आगंतुक ज़रूर शीला ज्ञानचंदानी रही होगी। नहीं, उसकी अपॉइंटमेंट तो 8:30 बजे की थी और 8:30 बजने में तब काफ़ी वक्त था। प्रभु, मेरे वहाँ से आने के बाद और शीला के वहाँ पहुँचने से पहले ज़रूर कोई और वहाँ आया था उससे मिलने के लिए। कौन?